हेलो फ्रेंड, दिशा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बता रहा था। इस क्लास में मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है उसके बारे में समझाऊंगा। यूनिट कैसे निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट क्या होता है और भी अदर चीज़। सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफ़ाइन करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इट इज डिफाइंड एज change in the concentration of reactant or product per unit time। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अब मान लेते हैं, कंसीडर एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। जैसे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये हाइपोथेटिकली ये रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट को दिखा रहा है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जैसे जैसे केमिकल चेंज होता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करता है। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो हम लिख सकते हैं माइनस डेल आर बाय डेल टी और प्लस डेल पी बाय डेल टी। तो यहाँ पे डेल पी बाई डेल टी लिख रहे हैं, यहाँ पे डेल पी बाई डेल टी लिख रहे हैं और यहाँ माइनस साइन दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस साइन दे रहे हैं। तो नेगेटिव साइन क्या इम्प्लाइज करता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन इम्प्लाइज करता है दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट decreases with the passage of time। तो माइनस डेल आर क्या दिखा रहा है, माइनस डेल आर दिखा रहा स्मॉल चेंज, ठीक है। लेकिन यहाँ प्लस साइन यूज़ करें, प्लस साइन क्या दिखा रहा है, प्लस साइन दिखा रहा है कि प्रोडक्ट बढ़ रहा है और माइनस साइन दिखा रहा है रिएक्टेंट घट रहा है। तो यहाँ पे डेल आर क्या है, एक्चुअली डेल आर दिखा रहा है R2 माइनस R1। यहाँ हम देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें। स्क्वायर ब्रैकेट का क्या सिग्निफिकेंस है, स्क्वायर ब्रैकेट में कोई टर्म है तो वो स्क्वायर ब्रैकेट है। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। ये दिखा रहा है कंसंट्रेशन, जैसे हम लिख दे डेल आर, यानी ये दिखा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे दो टर्म है, एक है R2 यानी ये दिखा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T2 और R1 दिखा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T1। हम चाहे तो माइनस डेल आर बाई डी टी को शॉर्टकट में डी आर बाई डी टी भी लिख सकते हैं। तो याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान ले तो आर रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम रिएक्टेंट के टर्म में लिखें तो लिखेंगे माइनस डेल आर बाई डी टी, प्रोडक्ट के टर्म में लिखे तो प्लस डेल पी बाई डेल टी। नेगेटिव साइन क्या इम्प्लाइज करता है, ये दिखा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम।
और स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो स्क्वायर ब्रैकेट क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कंसनट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पे R2 है, वो है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T2 एंड R1 है कंसनट्रेशन रिएक्टेंट टाइम T1। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कि अगर कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है तो कैसे लिखेंगे हम लोग। जैसे मान लो कि आपका रिएक्शन है, कंसीडर करते हैं कोई रिएक्शन है हाइपोथेटिकली, ठीक है। यहाँ पे A B C D यूज़ करें। A आपका नोमिनल है, नोमिनल कह सकते हैं, या इसको हम स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट कह सकते हैं। जैसे A का स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल है, B का स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट B है, और C का स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट C है, और D। स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म हम लोग यूज़ करें। स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट बताता है, या हम कह सकते हैं कि स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आर द नोमिनल्स यूज्ड बिफोर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जैसे अगर हम लिख दें H2 + Cl2 2HCl, तो इसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका 2 होगा, तो ये स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए इधर, तो हम लिखेंगे -1/A dA/dt, या डेल लिखिए, दोनों एक ही बात है, -1/dB/dt। यहाँ पे देखना है एक चीज़ कि अगर रिएक्टेंट है तो उसके पहले हम माइनस साइन डालेंगे, और प्रोडक्ट है तो उसके पहले हम लोग प्लस साइन डालेंगे। तो माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन इम्प्लाइज डैट कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है, रिएक्टेंट घटता है, प्रोडक्ट बढ़ता है। प्रोडक्ट का लिखेंगे अगर कंसनट्रेशन, तो हम लिखेंगे 1/dC/dt, ठीक है। ये आपका होगा एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है। अब हम क्या है कि कोई भी रिएक्शन मान लेते हैं, SO2 + O2 2SO2 2SO3 दे रहा है, ठीक है। ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखेंगे तो लिखेंगे -12 dSO2/dt -dO2/dt, ठीक है। इसको लिखेंगे प्लस dSO3/dt, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग ऐसे लिखेंगे। अगर मान लो आपका PCl5 है, ये दे रहा है PCl3 + Cl2, तो उसको कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में, देखेंगे -d PCl5/dt। अगर हमको PCl3 में टर्म में लिखना है तो लिखेंगे d PCl3/dt। Cl2 के टर्म में लिखना है तो लिखेंगे d Cl2/dt। इस तरीके से लिख दिया। इस तरह से आपका सारा सवाल बन जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि अगर हम जैसे हम ये लिखें -d PCl5/dt, ठीक है, तो ये आपको क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ PCl5। अगर आपका ये दिखा रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ PCl3, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Cl2। तो ये आपको समझ में आया कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख दें -d PCl/dt, PCl3 के टर्म में लिखे तो प्लस PCl3/dt,
Cl2 के टर्म लिखे तो प्लस डेल C2/dt, ठीक है। और माइनस साइन लिखे तो ये हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ PCl5। फिर प्लस डेल PCl3/dt लिखे तो ये लिख दे रेट ऑफ, प्लस यहाँ साइन दे रहे हैं उसके हिसाब से ये अपीयरेंस हो जाएगा। अगर यहाँ भी प्लस साइन देंगे, प्लस साइन दिए तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Cl2 हो जाएगा। तो ये आपको दिमाग में रखना। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस बराबर हो, क्योंकि ये तभी बराबर होता है जब नुमरल कोफिशिएंट या स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है वो 1 हो। अदर देन रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस विल बी क्वाइट डिफरेंट, अलग हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कि आपका N2 गैस है, 3H2 गैस है और वो 2NH3 गैस दे रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखोगे आप तो हो जाएगा -dN2/dt। इसको लिखोगे -dH2/3 × dt। d3 यहाँ पे क्यों यूज़ किए, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरल कोफिशिएंट 3 है, ठीक है। और NH3 की टर्म में लिखोगे तो हाफ dNH3/dt। अब यहाँ पे क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम N2 की टर्म में लिखे तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस के बराबर है, यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 है ना। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 के बराबर है, ठीक है। लेकिन रेट जो है वो 1/3 है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। तो हम पहले ही बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस कब बराबर होगा, जब न्यूमरल कोफिशिएंट क्या हो, 1 हो। जैसे यहाँ पे न्यूमरल कोफिशिएंट क्या है, ये न्यूमरल कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 2 है। यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे 2 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर नहीं हुआ। तो अलग अलग केसेस, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, तो ये दिमाग में रखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिसअपियरेंस के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। होगा कब, जब नॉमिनल कोएफिशिएंट बराबर हो। दूसरी टर्म में लिखे तो हाफ ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे। अगर आपके पास वैसा इक्वेशन दिया हो जिसमें 2N2O5 4NO2 + O2 है, जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि द रिएक्शन 2N2O5 4NO2 + O2 इज़ फॉर्मिंग NO2 एट द रेट ऑफ 0.072 मोल पर लीटर पर सेकेंड at some time. What is the rate of change of concentration of O2 at this time and what is the rate of change of N2O5 at this time? और जो थर्ड क्वेश्चन है what is the rate of reaction at this time। तो ये आपका कैसे बनेगा सवाल, इसको समझना है। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन के हिसाब से, जैसे यहाँ पे क्या आपका है, यहाँ पे 2N2O5 4NO2 + O2 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे, तो वो हो जाएगा माइनस डेल N2O5/dt प्लस 1/4 डेल NO2/dt इक्वल टू प्लस डेल O2/dt। अब गिवन क्या है आपके पास, ये क्वेश्चन के हिसाब से देखना है। गिवन है कि डेल NO2/dt यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 वो आपका 0.0072 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये हम इसे निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 1/4 डेल NO2/dt। इस हिसाब से क्या होना चाहिए, 1/4 इंटू 0.072 यानी 0.0018 मोल
पर लीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ O2 एट दिस टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल चुके हैं, तो पहला हम क्वेश्चन लिखेंगे रेट इक्वल टू NO2 के टर्म में लिखे तो प्लस डेल O2 बाई dt है, और हमको ये पहले ही आ चुका है कितना, ये आ चुका है 0.0018 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमारा पहला क्वेश्चन बन चुका है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ O2 एट दिस टाइम, ये बन चुका है सवाल। दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का बी, व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ N2O5। तो N2O5 के टर्म में क्या लिखे हम लिखते हैं -1/2 डेल N2O5 बाई dt इक्वल टू रेट हम जानते हैं 0.018 है। अब ये हो गया माइनस डेल N2O5 बाई dt, तो हमको लिखना माइनस डेल N2O5 बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुने 0.0018, ये आ जाएगा 0.0036 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब क्या है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा जो थर्ड पार्ट है वो कह रहा है व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन एट दिस टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, वो आपका आ चुका है 0.018। तो ये आपका क्वेश्चन सी का आंसर है, वो पहले ही में आ गया, तो ये सी का आ गया, ये ए का आ गया, ये बी का आ गया। इस तरीके से ये सवाल जो होगा आपको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए क्या क्वेश्चन है, फिर से देख लीजिए कि द रिएक्शन 2N2O5 इज़ फॉर्मिंग NO2 एट द रेट ऑफ 0.072 मोल पर लीटर पर सेकेंड at some time. What is the rate of change of concentration of O2 at this time and what is the rate of change of concentration of N2O5 at this time। जो C कह रहा है what is the rate of reaction at this time। तो rate of reaction का मैंने बताया कि -12 डेल N2O5 बाई dt होगा प्लस 1/4 NO2 बाई डेल T होगा प्लस डेल O2 बाई dt। और गिवन क्या है लिख देंगे, जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो वो गिवन क्या है वो देखते हैं, तो उसका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इसको अच्छे से देख लीजिए और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, you'll get hold over the concept। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। सिमिलर टाइप क्वेश्चन है कि इन ए रिएक्शन 2N2O5 4NO2 प्लस O2 द रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज -dN2O5 बाई dt K1N2O5 dNO2 बाई dt K2N2O5 dO2 बाई dt इक्वल टू K3N2O5। तो K1 K2 और K3 के बीच क्या रिलेशन, ऑलमोस्ट वही तरीका है, वैसे ही बनेगा ये सवाल। तो हमको पहले समझना है रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन पहले ही बताया था कि अगर आपके पास इक्वेशन ये है 2N2O5 4NO2 प्लस O2, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1/2 dN2O5 बाई dt। अगर हम NO2 के टर्म में लिखें तो लिखेंगे +1/4 dNO2 बाई dt। O2 के टर्म में लिखें तो लिखेंगे प्लस dO2 बाई dt। अब कह रहा है कि K1 K2 K3 ये तीन अलग अलग रेट कांस्टेंट का वैल्यू है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से इसका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से एक्सप्रेशन क्या होगा। तो ये हो जाएगा -12, तो हम पहले जान रहे हैं गिवन क्या है -dN2O5 dt K1, यानी ये क्या हो गया हाफ इंटू K1 हो गया, फिर 1/4 तो dNO2 बाई dt K2 बाई, यानी कि ये क्या हो गया, ये K1N2O5 हो गया। ये अगर लिखे तो लिखेंगे 1/4 K2N2O5 हो गया ये, फिर dO2 बाई dt आपका K3N2O5 है। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीधा एक्सप्रेशन आ जाएगा K3N2O5। अब इस तीनों एक्सप्रेशन को अगर हम इक्वेट कर दें तो ये K1/2 N2O5 K2/4 N2O5 K3N2O5, ये आ गया एक्सप्रेशन। तो एक चीज़ कॉमन दे सकते हैं कि इसमें सारे में जो है वो N2O5 ही है, तो ये टर्म जो होगा ये टर्म जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा
K1/2 इक्वल टू K2/4 इक्वल टू K3। अब क्या है कि ये 2, 4 और 1 का एलसीएम जो आएगा वो एलसीएम ऑफ 1, 2, 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये 4 आएगा तो ये हो जाएगा 2K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू 4K3। ये इसका रिलेशन है। इस तरीके से आप सवाल बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से बनेगा सवाल ये। हाउ आर K1 K2 आर रिलेटेड।